फर्स्ट ईयर की क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। अपना जो टॉपिक चल रहा था महमूद बिन तुगलक, जिसको अपन ने पढ़ा था, इसके अंतर्गत मैंने महमूद बिन तुगलक की योजनाएं आप लोगों को बताई थी। 2 आब में कर वृद्धि, राजधानी का बदलना, तांबे के सिक्के चलाना और उसकी धार्मिक नीति। इससे आगे अपन देखते हैं महमूद बिन तुगलक की विदेश नीति। महमूद बिन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी की भांति एक महत्वाकांक्षी एवं साम्राज्यवादी सुल्तान था। इसी कारण उसे अपने पिता गयासुद्दीन से प्राप्त साम्राज्य से संतोष नहीं होने वाला था। वह उसे और भी बढ़ाना चाहता था, अतः उसने अपना ध्यान राज्य विस्तार की ओर लगाया। सबसे पहला था उसका खुरासान की विजय। महमूद तुगलक भी बलबन की भांति राजसी ठाट बाट से रहना पसंद करता था, अतः वह इस राजसी ठाट पर रुपया बहुत खर्च करता था। उसे नए महल बनवाने तथा मुक्त हस्त से दान देने का बड़ा चाव था। उसकी इस उदारता से प्रभावित हो बहुत से खुरासानी उसके दरबार में आकर बस गए थे। इसके अलावा तत्कालीन मध्य एशिया की राजनीतिक अवस्था तथा ईरान की राजनीतिक अवस्था ने भी सुल्तान को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया था। ईरान का शासक अब्बू सैयद एक अयोग्य शासक सिद्ध हुआ। ईरान में षड्यंत्र रचे जाने लगे। ऐसा वातावरण ने बहुत से ईरानी, जिन्हें की खुरासानी कहते हैं, महमूद तुगलक के दरबार में आ गए। उनका सुल्तान ने यथोचित स्वागत भी किया। धीरे धीरे वे अमीर सुल्तान की अनुकंपा के भाजक भी बन गए थे। अवसर पाकर उन खुरासानी अमीरों ने सुल्तान को खुरासान पर आक्रमण करने को प्रोत्साहित किया। बर्नी के अनुसार सुल्तान ने इस विजय के लिए 3,70,000 सैनिक एकत्रित किए तथा उन्हें 1 वर्ष का अग्रिम वेतन दे दिया। बर्नी कहता है कि सेना के संगठन के विषय में कुछ नहीं लिखा है। संभवतः सेना अस्थायी थी और वह इसी कार्य के लिए संगठित की गई थी। परंतु सुल्तान अपनी इस विजय की योजना को क्रियान्वित नहीं कर सका। इसका कारण कई इतिहासकार अलग अलग बताते हैं। मेहंदी हुसैन लिखते हैं कि सुल्तान ने संभवतः खुरासान व मिस्र से संबंध अच्छे हो जाने के कारण खुरासान पर आक्रमण नहीं किया। श्रीवास्तव कहते हैं कि सुल्तान ने अनुभव किया कि राज्य के आर्थिक साधनों पर अत्यधिक बोझ डाले बिना इतनी बड़ी सेना का रखना असंभव है। खुरासान तथा भारत के बीच स्थित बर्फ से ढके हुए विशाल पहाड़ को पार करना तथा मार्ग के प्रदेशों से शत्रुता मोल लेना, युद्ध करना सरल कार्य नहीं था। बर्नी लिखता है कि इस योजना ने शाही कोष पर बोझ डाला। सैनिकों को अच्छा प्रलोभन देकर तैयार किया गया था। उसने उसने उतने ही अश्व खरीदे। उन पर भी सुल्तान को भारी व्यय करना पड़ा। इसके अलावा सैनिकों को इतने दूरस्थ स्थान ले जाने की दृष्टि से उन्हें अग्रिम वेतन भी दिया गया। इस भारी आर्थिक दबाव के कारण दूसरे वर्ष ही बहुत से सैनिकों को हटाना पड़ा। इससे सुल्तान की सेना निर्बल हो गई। सुल्तान की इस विजय योजना की भी इतिहासकार कटु आलोचना करते हैं। वे कहते हैं कि जब राजधानी परिवर्तन, 2 आब के अकाल और तांबे के सिक्के चलाने से उनका खजाना पहले ही खाली हो चुका था, तो फिर सुल्तान ने ऐसी परिस्थितियों में इतनी महान सेना पर इतना व्यय करना, इतना खर्चा करना उनकी मूर्खता का प्रतीक था। इसके अतिरिक्त उसने खुरासान की योजना बनाते समय खुरासान की प्राकृतिक अवस्था का ध्यान भी नहीं दिया। यह सत्य है कि उसने उस विशाल सेना को 1 वर्ष का अग्रिम वेतन देकर अपनी आर्थिक जटिलता को और अधिक विषम बना लिया। बर्नी सुल्तान की इस योजना को एक ऐसी भूल माना है जिससे राज्य की स्थिति खराब हुई तथा धन की बर्बादी हुई।
परंतु उस समय खुरासान की आंतरिक अवस्था इतनी दयनीय थी कि कोई भी उस पर आक्रमण करने की योजना बना सकता था। इसके अतिरिक्त मिस्र के खुरासान के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैये ने महमूद तुगलक को खुरासान पर आक्रमण करने के लिए उकसाया था। ऐसी परिस्थिति में उसकी विजय योजना मूर्खतापूर्ण नहीं थी। इसके साथ ही इस योजना को क्रियान्वित नहीं करना भी उसकी दूरदर्शिता का परिचायक था। प्रथम तो इतनी विशाल सेना के साथ पहाड़ी तथा बर्फीले क्षेत्र पर आक्रमण करना कोई सरल कार्य नहीं था। दूसरे, इतने दूर के प्रदेश पर दिल्ली का प्रभुत्व बनाए रखना भी उस समय कठिन कार्य था। इस प्रकार से खुरासान विजय के लिए तैयार की गई सेना निरस्त की गई और खुरासान विजय नहीं हो पाई। नेक्स्ट था नगरकोट की विजय। पंजाब के कांगड़ा जिले में एक पहाड़ी पर स्थित नगरकोट का किला अब तक भी मुस्लिम प्रभाव से मुक्त था। इस पर महमूद गजनवी की भी दृष्टि थी। अलाउद्दीन जैसा साम्राज्यवादी भी इस पर अधिकार नहीं कर पाया था, अतः इस पर अब महमूद तुगलक की निगाह पड़ी। उसने 1337 ईस्वी में वहाँ अपनी सेना भेजी और वहाँ के राजा को अधीन होने को बाध्य कर दिया। सुल्तान ने किला राजा को अवश्य लौटा दिया था, अतः इस सैनिक अभियान पर धन का अपव्यय ही हुआ। नेक्स्ट था कराचल पर आक्रमण। फरिश्ता के अनुसार महमूद तुगलक ने चीन पर भी आक्रमण करने की योजना बनाई थी, परंतु बर्नी व इब्न बतूता के लेखकों से स्पष्ट है कि उसने चीन पर आक्रमण करने की कल्पना भी नहीं की थी। उन दोनों इतिहासकारों की मान्यता है कि सुल्तान ने कराचल पर आक्रमण करने के लिए एक सेना अवश्य भेजी थी। संभवतः वह आधुनिक कुमाऊं गढ़वाल का प्रदेश था। इस पहाड़ी भाग पर सुल्तान ने आक्रमण क्यों किया था, इस विषय में इतिहासकारों की विभिन्न धारणाएं हैं। नगरकोट के आक्रमण का ही एक भाग मानते हैं, जबकि बर्नी लिखता है कि सुल्तान ने खुरासान पर सुगमता से विजय पाने के लिए इस पर आक्रमण किया था। अन्य इतिहासकारों ने लिखा है कि कराचल की सुंदर युवतियों को अपने अंतःपुर में लाने के लिए सुल्तान ने वहां आक्रमण किया था, परंतु आधुनिक इतिहासकार इन दोनों धारणाओं से सहमत नहीं है। उनकी मान्यता है कि सुल्तान ने तराई के किसी विद्रोही सरदार को दबाने हेतु वहाँ चढ़ाई की होगी, जबकि मेहंदी हुसैन की मान्यता है कि सुल्तान ने उत्तर पश्चिमी सीमा को सुरक्षित करने के लिए यह आक्रमण किया था, क्योंकि उस समय चीन के शासक ने हिमालय के पर्वतीय हिंदू राज्यों में घुसपैठ करना आरंभ कर दिया था। सुल्तान ने 1336 ईस्वी में अपने भांजे खुसरो मलिक को 1 लाख सेना के साथ कराचल के पर आक्रमण करने भेजा। उसने जिद्दिया को विजय कर लिया। सुल्तान ने उसे आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी थी, परंतु सुल्तान की आज्ञा की अवज्ञा कर वह आगे बढ़ा और उसे बुरी तरह परास्त होना पड़ा। उसकी विशाल सेना में से केवल 3 और फरिश्ता के अनुसार केवल 10 सैनिक ही वापस आए। सुल्तान की यह असफलता भी उसकी कटु आलोचना का कारण बन गई। आलोचक कहते हैं कि सुल्तान ने पहाड़ी परिस्थितियों का बिना अवलोकन किए वहाँ सेना भेज दी और अंत में उसने धन और जन की हानि उठाई। पर मेहंदी हुसैन का कहना है कि सुल्तान ने आक्रमण करने से पूर्व वहाँ की स्थिति का पूरा मनन किया था। उसने खुसरो मलिक को वहाँ की सीमा पर दुर्ग निर्माण का आदेश दिया था। यह सही है कि वहाँ सुल्तान की सेना परास्त हुई, परंतु ईश्वर प्रसाद के अनुमतानुसार पर्वतीय राजा ने सुल्तान से संधि कर ली और साथ में वार्षिक कर देना भी उसे स्वीकार कर लिया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि अंत में सुल्तान अपने उपदेश में सफल अवश्य रहा। 1241 ईस्वी में चीन के शासक तोगर तैमूर ने अपना एक राजदूत सुल्तान के दरबार में भेज दिया था।
साथ में कुछ बौद्ध मठों की मरम्मत की आज्ञा भी उसने सुल्तान से मांगी थी। इसके बदले में 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इब्न बतूता को अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा था। इस प्रकार सुल्तान विदेशों से अच्छे संबंध स्थापित करने में सफल रहा। इस प्रकार से उसकी विदेश नीति सफल रही। धन्यवाद बच्चों। यह आपका महमूद तुगलक यहाँ पर ख़त्म होता है। इसके अंदर आपके कई क्वेश्चन बनते हैं, उसकी योजनाओं पे भी क्वेश्चन बनते हैं और उसकी विदेश नीति पर भी क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। जो समझ में नहीं आए आप मुझसे पूछ लेना। ओके, धन्यवाद बच्चों।